Hello dear students, myself Dr. Archana Bhatia, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स में, और मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए आज इसके भाग 1 की चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं रिग्रेशन टेक्निक की, जिसे हम बोलते हैं प्रतीपगमन विश्लेषण, तो जो रिग्रेशन की टेक्निक है दैट रिवील्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन two variables. So it is a statistical tool for measuring the average relationship between two or more closely related variables in terms of original units of the data. Regression टेक्निक के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। जो पहला वेरिएबल है वो होता है इंडिपेंडेंट, जिसे हम प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं, जिसे हम रिग्रेसर भी कह सकते हैं। और जो दूसरा वेरिएबल होता है दैट इज डिपेंडेंट या रिग्रेस्ड या फिर एक्सप्लेन्ड। रिग्रेशन को यूं तो कई विशेषज्ञों ने परिभाषित किया है, लेकिन परिभाषाओं को समझने से पहले हमें देखना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हुए जिनका नाम था सर फ्रांसिस गैल्टन। उन्होंने 1877 में अपने शोध पत्र में सबसे पहले रिग्रेशन टर्म को यूज किया। उनके पेपर का नाम था रिग्रेशन टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी इन हेरिडिटरी स्टेटर। तो रिग्रेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो लिखा हुआ है डिक्शनरी में कि स्टेपिंग बैक और गोइंग टुवर्ड्स एवरेज वैल्यू। सर फ्रांसिस गैल्टन ने अराउंड अबाउट 1000 टॉल फादर्स और शॉर्ट फादर्स के ऊपर स्टडी की, उनकी हाइट के ऊपर, और उन्होंने पाया कि जो टॉल फादर्स हैं उनके बेटे जो हैं वो भी टॉल हैं, और जो शॉर्ट फादर्स हैं उनके बेटे शॉर्ट हैं। लेकिन जो औसत हाइट टॉल फादर्स के बेटों की है वो अपने पिताओं से कम है, और एवरेज हाइट जो शॉर्ट फादर्स के बेटों की है वो अपने पिताओं से अधिक है। अर्थात जो टॉल फादर्स हैं और जो शॉर्ट फादर्स हैं, चाहे उनकी औसतन हाइट मीन से ऊपर या नीचे होगी, लेकिन उनके बेटों की हाइट मीन वैल्यू की तरफ रिग्रेस कर रही है, गोइंग बैक कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है। तो यहीं से उन्होंने रिग्रेशन शब्द को पिक किया अपने शोध पत्र में, और उन्होंने इस टर्म को सबसे पहली बारी इस्तेमाल किया। तो रिग्रेशन की टेक्निक में सर फ्रांसिस गैल्टन का नाम हमेशा लिखा जाता है और उनके शोध पत्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ये डेफिनेशन है रिग्रेशन की, सबसे पहले हिर्च ने दी थी, फेमस स्टैटिस्टिशियन है, कि रिग्रेशन एनालिसिस मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, thus enables us to make predictions। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं तो प्रतीपगमन विश्लेषण दो या दो से अधिक चरों के संबंध की प्रकृति व मात्रा का माप करके भावी अनुमान की क्षमता प्रदान करता है। इसी प्रकार टैरो यमेन की डेफिनेशन भी मैं आपके साथ बताना चाहूंगी। टैरो यमेन के अनुसार one of the most popularly used techniques in economics and business research is to find a relation between two or more variables that are related causally। आर्थिक तथा व्यापारिक जांच में आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक रूप से संबंधित चरों में आपसी संबंध का पता किया जाता है, प्रतीपगमन विश्लेषण कहलाता है। तो रिग्रेशन की सबसे बड़ी जो फीचर है इसके अंदर वो है प्रिडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं पूर्वानुमान लगाना। रिग्रेशन के अंदर सामान्यतः दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। पहली रिग्रेशन इक्वेशन होती है y on x और दूसरी रिग्रेशन होती है x on y। रिग्रेशन की टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं या कोई एस्टिमेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एडवर्टाइजमेंट है
और एक सेल्स है। तो यहाँ पे मैं सेल्स के क्वांटम का पूर्वानुमान लगा सकती हूँ यदि मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पता हो। ये एक मैथमेटिकल मेजर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें हम एवरेज रिलेशनशिप को मेजर करते हैं ऐसे वेरिएबल्स के बीच में जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो। जब हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की यूटिलिटी की, उपयोगिता की, तो सबसे पहली इसकी यही उपयोगिता है कि यह फोरकास्टिंग में या फिर प्रेडिक्शन में बहुत सहायक है। इट इज वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। व्यवसायिक क्षेत्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। जहां तक पॉलिसी मेकिंग की बात है या डिसीजनिंग की बात है, इन केस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स, रिग्रेशन की टेक्निक बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। जैसे हमारे कोर्स में हम सिंपल रिग्रेशन की बात करेंगे, तो सिंपल रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम ऐसे क्लोजली रिलेटेड वेरिएबल्स को देखेंगे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स हो, चाहे वो रेनफॉल की मात्रा और उसका प्रभाव हो वीट की प्रोडक्शन पे या जूट की प्रोडक्शन पे, तो इस प्रकार से रिग्रेशन टेक्निक मददगार साबित होती है उस फंक्शनल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आता है आगे बढ़ने से पहले कि हमें सहसंबंध और प्रतीप गमन विश्लेषण के मध्य अंतर समझना चाहिए। तो एक एक करके अंतर देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर यह है कि जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है, उसको बताता है। लेकिन जब हम रिग्रेशन टेक्निक की बात करते हैं तो ये एक एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टूल है जो एवरेज रिलेशनशिप को स्टडी करता है। दूसरा अंतर इस प्रकार से समझा जाएगा कि सहसंबंध में ये नहीं पता चलता कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर स्वतंत्र है और कौन सा उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन टेक्निक ऑफ रिग्रेशन में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। कोरिलेशन की जो टेक्निक है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जरूरी नहीं प्रतिपादित करे, लेकिन जो रिग्रेशन की टेक्निक है वो प्रिज्यूम करती है कि एक वेरिएबल कॉज है और दूसरा वेरिएबल उसका इफेक्ट है। कोरिलेशन जब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो हमने देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन केवल एक ही होता है, विच इज डिपिक्टेड बाय आर, जो एक प्योर नंबर होता है। लेकिन रिग्रेशन के चैप्टर में अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस की टेक्निक में दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं। एक होता है bxy which is called regression coefficient of x on y, और दूसरा होता है regression coefficient of y on x. So in case of correlation there is only one coefficient, whereas in case of regression there are two coefficients. बहुत इंपॉर्टेंट अंतर। कोरिलेशन की टेक्निक सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का क्या अभिप्राय है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r, xy is equal to r yx। इसका मतलब अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूं कि आप x और y के बीच में कोरिलेशन निकालिए, x हाइट बताता है और y वेट बताता है, और मान लीजिए एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया और मुझसे कहा कि मैम r का आंसर आता है +0.85। अब अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं जो x लिया है उसको y कर दीजिए, जो y लिया है उसको x कर दीजिए, यानी पहले अब आप वेट ले लीजिए x और उसके बाद आप हाइट ले लीजिए y, तो भी उत्तर वही आएगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सीरीज को x लेते हैं और किस सीरीज को y। लेकिन टेक्निक ऑफ रिग्रेशन में डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं कर सकते, और जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा से सम अप करूं तो मैं इस तरह से करूंगी कि जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन से अभिप्राय निकलता है कि जब हम सीरीज के हर आइटम में से कोई स्केलर कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल के तहत हम किसी भी सीरीज के हर आइटम को किसी स्केलर कांस्टेंट क्वांटिटी से या तो डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्वतंत्र होता है, चाहे हम ओरिजिन को चेंज करें चाहे हम स्केल को चेंज करें, लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। अगले अंतर की तरफ बढ़ते हैं। कोरिलेशन नॉनसेंस हो सकती है, लेकिन रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट में नॉनसेंस जैसी कोई भी चीज नहीं है, अर्थात रिग्रेशन में नॉनसेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला अंतर जो रिग्रेशन की टेक्निक को कोरिलेशन की टेक्निक की तुलना में एक एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मेजर के तौर पर, एक एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल के तौर पर स्थापित करता है, वो ये है कि जो रिग्रेशन की टेक्निक है वो फोरकास्टिंग में मददगार है, जबकि कोरिलेशन एनालिसिस में हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप को स्टडी करने की तो दो प्रकार के रिलेशंस होते हैं। एक होता है लीनियर रिलेशनशिप, एक होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और जब सहसंबंध की बात करते हैं तो सहसंबंध केवल लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी करता है, लेकिन जब हम रिग्रेशन टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक ऑफ रिग्रेशन स्टडी बोथ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज लीनियर रिलेशनशिप एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो यहां से हमने देखा कि जो रिग्रेशन की टेक्निक है उसकी वाइडर एप्लीकेशन है जब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव एनालिसिस कोरिलेशन की टेक्निक से करते हैं। ज्यादा वाइड है, ज्यादा पॉपुलर है, कई फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, यूज होता है, चाहे वो कहना चाहिए चाहे आर्थिक विश्लेषण हो या फिर व्यवसायिक शोध हो, रिग्रेशन की टेक्निक की वाइडर एप्लीकेशन है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कभी भी यूनिटी को न्यूमेरिकली एक्सीड नहीं कर सकता। -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू +1। यदि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 होता है तो कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 होता है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, और बाकी केसेस में -1 और +1 के बीच में रहता है। लेकिन जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यूनिटी को एक्सीड नहीं कर सकते। यदि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा होगा तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से छोटा होगा। इसके साथ ही उन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो अभी तक जो हमने अंतर देखे, डिफरेंसेस देखे, उसमें कुछ एक पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि फोरकास्टिंग कौन सी टेक्निक में सहायक है, तो इट इज हेल्पफुल इन द टेक्निक ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। कौन सा कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक होता है? कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक होता है। किस कॉन्सेप्ट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कोई अंतर नहीं होता है? तो कोरिलेशन की टेक्निक में नहीं होता है, जबकि रिग्रेशन की टेक्निक में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट है। किसके अंदर को केवल एक ही कोफिशिएंट होता है? वो कोरिलेशन टेक्निक है जिसमें केवल एक ही कोफिशिएंट होता है जो जाना जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से, और जो यूनिटी को एक्सीड नहीं कर सकता। और इन केस ऑफ रिग्रेशन टेक्निक देयर आर टू कोफिशिएंट्स, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x and regression coefficient of x on y.
हमारे कोर्स में डियर स्टूडेंट्स केवल सिंपल रिग्रेशन टेक्निक है जिसमें हम दो वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे। तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में जहां दो वेरिएबल्स हैं वहां पे हमारे पास दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचने से पहले हमें रिग्रेशन लाइंस को भी थ्योरेटिकली थोड़ा सा विस्तार में देखना चाहिए। अब जब हम कहते हैं कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, इसका मतलब हमारे पास वो दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, पहली विच इज कॉल्ड y on x और दूसरी विच इज कॉल्ड x on y। जब हम बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x की, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x किसका बेस्ट एस्टिमेट बताती है? y का, जब x गिवन हो। On the same pattern, the regression equation of x on y will tell the best estimate of x when y is given. तो अब इसी के ऊपर एक बार कंसंट्रेट करके देखते हैं। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन है y on x। इस रिग्रेशन इक्वेशन में ये जो x वेरिएबल है ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और ये जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है। तो y वेरिएबल कैसा है? डिपेंडेंट। रिग्रेशन इक्वेशन y on x मोस्ट लाइकली वैल्यू y की बताएगी यदि x गिवन होगा। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में मैं आपसे कहूं कि एस्टिमेट फॉर एडवर्टाइजमेंट व्हेन सेल इज ₹1000 करोड़, तो आप कहेंगे क्योंकि मैम हमें एडवर्टाइजमेंट की लाइकली वैल्यू निकालनी है तो हम रिग्रेशन इक्वेशन कंसीडर करेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑन सेल्स। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे जाके आपको और क्लियर होगा। अब ये देखिए, ये मैंने रिग्रेशन लाइन बनाई है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देखने से ही पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी इस बात को पढ़ा है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो a है और b है ये क्या है। a यहाँ पे इंटरसेप्ट है, ये देखिए ये इंटरसेप्ट है, ये जो y एक्सिस के ऊपर ये शो कर रहा है a। और ये जो b है इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और स्लोप कैसे निकलता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है? b इज इक्वल टू दिस डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। a इज द इंटरसेप्ट, b इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऑफ कोर्स b इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x। ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। तो देखिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, in this regression equation y is independent variable and the value of x depends on y, so x is dependent variable. Point number 2, this regression equation x on y will tell the best estimate of x when y is given. तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप लाइकली वैल्यू सेल्स की बताइए जब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा 50 लाख रुपए का होगा, तो आप कहेंगे कि मैम क्योंकि हमें लाइकली वैल्यू सेल्स की निकालनी है तो हम रिग्रेशन इक्वेशन कंसीडर करेंगे सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने आपके लिए एक बनाया है, ये देखिए x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। इसमें ये जो x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, c इंटरसेप्ट है ऑन x एक्सिस और d इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट है विच इज x ऑन y। अब इंटरप्रेट करते हैं कि क्या कोई रिलेशन है रिग्रेशन लाइंस में और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। यदि दोनों रिग्रेशन लाइंस आपस में मिल जाएंगी, आपस में कोइंसाइड करेगी, तो इसका मतलब जो कोरिलेशन है या तो परफेक्ट पॉजिटिव होगी या फिर परफेक्ट नेगेटिव होगी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि दोनों रिग्रेशन लाइंस नीचे से ऊपर कोइंसाइड कर गई।
ये रिग्रेशन लाइन x ऑन y भी है और यही रिग्रेशन लाइन y ऑन x भी है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट पॉजिटिव मींस +1। इसी के साथ यदि दोनों रिग्रेशन लाइंस निम्नलिखित डायग्राम के हिसाब से कोइंसाइड करती हैं, अर्थात कोइंसाइड करती हैं, ऊपर से नीचे मिल जाती हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होगा, अर्थात -1 के बराबर होगा। इसको स्टूडेंट्स हम दो तरीके से समझ सकते हैं। यदि रिग्रेशन लाइंस मिल जाएंगी, कोइंसाइड करेंगी, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिग्री परफेक्ट होगी। दूसरा, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट परफेक्ट होगा तो रिग्रेशन लाइंस की क्या प्रवृत्ति होगी, क्या प्रकृति होगी, तो आप कहेंगे ऐसे केस में रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड करेंगी। तो दोनों तरीके से हम इस इशू को देख सकते हैं। अब देखिए इस चित्र में, ये चित्र इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यदि दोनों रिग्रेशन लाइंस 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगी तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 के बराबर होगा। अब ये दो हमारे पास रिग्रेशन लाइंस हैं, एक ये डायग्राम देखिए और एक ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में दोनों रिग्रेशन लाइंस समीप हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब डिग्री हाई है। इस डायग्राम के अंदर दोनों रिग्रेशन लाइंस दूरी पे हैं तो डिग्री लो है। लेकिन ये दोनों डायग्राम्स ये तो बता सकते हैं कि डिग्री हाई है या लो है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ डिग्री कितनी है उसकी ओर इशारा नहीं करते। और जब दोनों रिग्रेशन लाइंस आपस में मिल जाएंगी तो कोइंसाइड कर जाएंगी, तो डिग्री कैसी हो जाएगी, परफेक्ट। अब ये दोनों रिग्रेशन लाइंस ने जिस पॉइंट के ऊपर कट किया एक दूसरे को, ये पॉइंट और कुछ नहीं बल्कि ये पॉइंट ऑफ एवरेज वैल्यू है ऑफ x एंड y। x बार शो करता है मीन वैल्यू ऑफ द सीरीज x और y बार शो करता है मीन वैल्यू ऑफ द सीरीज y। नाउ दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट b by x। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x। दिस कोएफिशिएंट मेजर्स the change in the value of y variable with a unit change in the value of x variable. On the similar pattern, regression coefficient of x on y, this measures the change in the value of x variable with a unit change in the value of y variable. So we are having bivariate distribution in which we are having two variables. One variable is x, another variable is y, and we are having two regression lines, two regression equations, and we are having two regression coefficients. अब हम regression coefficients की properties को भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली सबसे important property, covariance, coefficient of correlation and regression coefficients, इन सब का निशान हमेशा सेम होता है, या सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि BYX +0.2 है और BXY भी +0.2 है। इस केस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट का निशान प्लस होगा। अब मैं आपसे कहूं कि BYX -0.2 है, BXY -0.2 है, तो बताइए R का निशान क्या होगा? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का निशान भी नेगेटिव होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि BYX +0.2 है और BXY -0.2 है, तो आप कहेंगे कि मैम देयर इज अ फैलेसी इन द स्टेटमेंट, ये कथन असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का निशान सेम होना चाहिए और जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का निशान है, साइन है, वही साइन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। Symbolically, R is equal to √,
byx डॉट bxy। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए byx -0.2 था, bxy -0.2 था। जब मैंने अंडर रूट में लिया तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, लेकिन एंड में जब मैंने r को आंसर में दिया तो मैंने लिखा कि r का निशान नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑल मस्ट हैव द सेम साइन। यदि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा होगा तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। इसीलिए अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, लेकिन इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि दोनों का प्रोडक्ट यानी byx मल्टीप्लाइड बाय bxy ये 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। चौथा जो प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ओरिजिन के बदलाव से स्वतंत्र है, लेकिन जहां पर हम स्केल को चेंज करेंगे, जहां पे हम पूरी सीरीज को किसी स्केलर कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, उस प्रोसेस से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स स्वतंत्र नहीं है, तो फॉर्मूले में हमें चेंज करना पड़ेगा। यदि हम दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का अर्थमेटिक मीन ले तो वो या तो ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट से। अब इस आइडेंटिटी को हम कैसे देख सकते हैं? हमने चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या फिर ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। अब क्योंकि यहाँ पे हम am और gm की बात कर रहे हैं तो इसमें से मैंने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को निकाल लिया। अब मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का अर्थमेटिक मीन लिया, bxy प्लस byx डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन ऐसे ही लेते हैं, दोनों को ऐड किया और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। अब मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन लिया, विच इज अंडर रूट ऑफ byx मल्टीप्लाइड बाय bxy, and that is nothing but that is only coefficient of correlation, because coefficient of correlation is equal to geometric mean of regression coefficients. So hereby it is proved that arithmetic mean between the regression coefficients is either greater than or equal to coefficient of correlation. Thank you. I hope आपको ये भाग समझ में आया होगा, और इसको समझने के बाद अब हम अगले भाग में इसके न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स के वेरियस मेथड्स देखेंगे उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग।